Hello everyone, welcome back to my channel. So this is going to be the last video of this chapter, Israel-Palestine War. और इसमें जो है हम जो टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोस में कवर नहीं किए इस चैप्टर के वो कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है द सिक्स डे वॉर विच टुक प्लेस इन 1967। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि जो सिक्स डे वॉर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड tell you all to pay major attention to this and do not leave this topic because ये बहुत important topic है। In most cases ये question आता है एग्जाम में, ठीक है? तो please do not ignore this and pay full attention to this, ठीक है? तो सिक्स डे वॉर जो कि 1967 में हुआ था, ये बेसिकली क्या था, क्यों था, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये जान लें कि कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रही थी इसराइल और अरब के बीच में। तो मेजर रीजन तो यही था कि अरब जो है उनको अरेबिया पूरा चाहिए था और इसराइल के जो लोग हैं जो कि ज्यूज थे उन्हें पैलेस्टीन चाहिए था जो कि अरेबिया में आता था। तो ऑब्वियसली एक मेजर रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। तो सिक्स डे वॉर का भी यही एक रीजन था कि अरब जो है उनको अरेबिया चाहिए था पर देन इसराइल को पैलेस्टीन चाहिए था और इसराइल की फॉर्मेशन होगी। इसराइल इमर्ज्ड एज अ स्टेट इन 1948 जिसने फिर अरब्स को और ज़्यादा गुस्सा कर दिया कि यार इनका एक स्टेट बन गया है, इनका एक स्टेट बन गया है एंड नाउ ये जो इनका डिमांड है फॉर पैलेस्टीन ये और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिलेगा बिकॉज नाउ दे आर अ स्टेट। ओके, नाउ दे हैव इमर्ज्ड एज अ स्टेट। उसके बाद दूसरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट का ये था जॉर्डन रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, इसमें इसराइल के लोगों ने कहा कि हम जो है जॉर्डन रिवर का जो वाटर है नेगेव डेजर्ट की तरफ डाइवर्ट कर देंगे जो कि इसराइल के अंडर आता था, ठीक है? अब अरब ने कहा क्यों भाई, हम क्यों तुम्हें अलाउ करें जॉर्डन रिवर के वाटर को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए। तो अरब ने कहा कि नहीं, हम जो है अगर तुम ऐसा करोगे तो हम जो है तुम्हें पानी ही नहीं देंगे जॉर्डन रिवर का और हम जॉर्डन रिवर के पूरे पानी को लेक गैलीली की तरफ डाइवर्ट कर देंगे जो कि अरेबिया अरब के अंडर आता था, ठीक है? ये सुन के फिर इसराइल और गुस्सा हो गए और उन्होंने 1965 और 1966 में सीरिया के अंदर बॉम्बिंग करा, ठीक है? सीरिया जो है वो अरब का ही एक पर्टिकुलर स्टेट था, मतलब अरब ही उस सीरिया को ओन करते थे, वहाँ पे अरब ही रहते थे। तो इसराइल ने जब ये सुना कि अरब जो है वो जॉर्डन रिवर के वाटर को गैलीली की तरफ डाइवर्ट करने का कह रहे हैं तो उन्होंने उसके सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग कर दिया, ठीक है? ये दूसरा रीजन था। उसके बाद पीएलओ और फतह मूवमेंट्स इसराइल के खिलाफ स्टार्ट हो गए, ऑब्वियसली इसराइल को हटाने के लिए, इसराइल की डिमांड्स को खारिज करने के लिए, मतलब जो भी इसराइल डिमांड कर रहे थे उनको वो डिमांड उनकी फुलफिल ना करने के लिए उनके ऊपर पीएलओ और फतह मूवमेंट्स स्टार्ट करे गए। किसने करे? ऑब्वियसली अरब्स ने ही करे इसराइल के खिलाफ, ठीक है? और ये बेसिकली वेस्ट बैंक से इनिशिएट हो रहा था। वेस्ट बैंक और गोलन हाइट से जो है अरब जो है पीएलओ और फतह मूवमेंट्स उन्होंने इसराइल के खिलाफ स्टार्ट करा, ठीक है? ये अनदर रीजन था। उसके बाद एक एंटी इसराइल ग्रुप फॉर्म हो गई जिसका नाम था बाथ पार्टी और ये कहाँ पे पावर में आई? सीरिया में। ऑब्वियसली सीरिया में उन्होंने बॉम्बिंग करा तो अब एंटी इसराइल ग्रुप तो फॉर्म होगा ही क्योंकि इसराइल ने वहां पे बॉम्बिंग करा तो ऑब्वियसली सीरिया के लोग जो है उनको गुस्सा आएगा इसराइल के खिलाफ, तो वहां पे एक एंटी इसराइल ग्रुप फॉर्म हुई। और सिंस मैंने आपको ये बताया भी था कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो कोल्ड वॉर भी चल रहा था, तो इजिप्ट और सीरिया ने क्या किया, एडवांटेज उठाया इस कोल्ड वॉर की सिचुएशन का और उन्होंने यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन थे उनके साथ एक अलाई फॉर्म कर लिया और उनसे उनकी मिलिट्री हेल्प मांगी, ठीक है? ताकि वो उन्हें हेल्प करे इसराइल को हटाने में, ठीक है? दूसरा क्या रीजन था, प्रेसिडेंट नसीर जो थे उन्होंने भी एक मिलिट्री स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ। प्रेसिडेंट नसीर कौन थे? अरब के प्रेसिडेंट थे, ठीक है? आपको पता है ना अरब लोग, मैंने पहले ही भी बताया था पिछले वीडियोस में भी, वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रेसिडेंट नसीर जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे जो कि अरब्स के अंडर ही आता था, ठीक है? उन्होंने भी एक मिलिट्री स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ। यूएन के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि सिरिया डेजर्ट से सारे ट्रूप्स को हटा ले एंड गल्फ ऑफ अकाबा जो कि इसराइल को लिंक करता है उसको भी बंद कर दे, ठीक है? तो ये किसने करा? प्रेसिडेंट नसीर ने जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद यही सब जो है उसके बाद सीरिया और जॉर्डन ने भी इजिप्ट को ज्वाइन कर लिया। नसीर ने जब यूएन से मैंडेट मांगा कि आप जो है गल्फ ऑफ अकाबा को बंद कर दे, तो फिर सीरिया और जॉर्डन ने भी सोचा कि अरे वाह ये तो अच्छी बात है, इजिप्ट अच्छा काम कर रहा है तो हम भी उसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी वो इसराइल के खिलाफ थे, उन्होंने भी इजिप्ट को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने इस कैंपेन जिसका नाम था क्रश इसराइल, मतलब इसराइल को बिल्कुल मिट्टी में मिला दो, एकदम हटा ही दो इसराइल को, ठीक है? इसराइल इसराइल की एग्जिस्टेंस को हटा दो।
तो इस चीज में सीरिया और जॉर्डन ने भी इजिप्ट का साथ दिया और क्रश इजराइल कैंपेन में ऑल टुगेदर काम करा। उसके बाद जो इजरायली आर्मी थी वो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो बहुत हो रहा है, तो अब हम भी इन्हें फाइट बैक करेंगे, इनका जवाब हम इन्हें देंगे। तो इन्होंने क्या करा, जितने भी अरब के अलाइज थे, अरब के अलाइज इन द सेंस अरब के जितने भी फ्रेंड्स थे, उनको इन्होंने स्कैटर कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय क्या करा, 2/3 एयरक्राफ्ट ऑफ इजिप्ट को इजरायली आर्मी ने प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इजरायली आर्मी ने बहुत जल्दी कैप्चर किसे किसे कर लिया, सिनिया को, गाजा को और गोलन हाइट्स को। गाजा इजिप्ट का था, गोलन हाइट्स सीरिया का था और सिनाई भी था। तो ये सारा कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपनी इजरायली एरिया में उन्हें कैप्चर करके बंदी बना के रख लिया। ठीक है, उन्होंने फिर इजरायली गन्स और उन्होंने डैमाकस को भी, डैमाकस एक रीजन था, उसे भी कैप्चर कर लिया। और ये सब इन्होंने कितने दिन में किया, 6 days, 6 दिन में इन्होंने ये सब कर लिया। क्या क्या करा, जितने भी अरब के अलाइज थे उनको स्कैटर कर दिया, ताकि अगर देखो कोई भी चीज, जैसे हमने बचपन में भी ये चीज देखा है कि अगर आप एक बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ोगे तो वो आपसे नहीं टूटेगा आपके हाथ से, बट अगर आप एक एक करके तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो इसराइल के लोगों ने क्या किया, यही टेक्निक अप्लाई करा। उन्होंने अरब के जितने भी अलाइज थे उनको स्कैटर कर दिया ताकि कोई भी एक दूसरे का हेल्प करने के लिए नहीं आ पाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2/3 एयरक्राफ्ट इजिप्ट का डिस्ट्रॉय कर दिया। सिनिया, गाजा, गोलन हाइट्स और डैमाकस सबको सबको कैप्चर कर लिया, जो कि अरब्स के थे, मतलब सीरिया के थे, जॉर्डन के थे, इजिप्ट के थे, सबको कैप्चर कर लिया। और ये सब इजरायली आर्मी ने कितने दिनों में किया, 6 days, 6 दिन। और इसीलिए इस वॉर को कहते हैं 6 Day वॉर ऑफ 1967। तो फिर इस वॉर के बाद क्या क्या हुआ, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द वॉर। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था इसराइल के लिए। उन्होंने यूएन के मैंडेट को इग्नोर करा, उन्होंने सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर दिया, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सबके टेरिटरीज को कैप्चर कर दिया। उसके बाद ये जो टेरिटरीज उसने कैप्चर किया, ये इसराइल और अरब के बीच में एक बफर जोन बन गया कि अब अगर इसराइल को कभी भी अरब के ऊपर अटैक करना हो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में जितने भी टेरिटरीज थे, जैसे सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सब इसने कैप्चर कर लिया है। तो इट वाज लाइक कि अब इट विल बी वेरी इजी फॉर इसराइल कि वो अरब्स पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ठीक है, बट देन ये सब होने के बाद भी इट वाज अ न्यू प्रॉब्लम, इट क्रिएटेड अ न्यू प्रॉब्लम फॉर इसराइल। क्यों, क्योंकि अब जो है इन्होंने जो कैप्चर कर लिया तो ऑब्वियसली अरब रिफ्यूजीज इनके पास आ गए, तो इनको इनके साथ अब डील करना पड़ेगा। इतने सारे एरिया को कैप्चर करने के बाद जो भी वहां पे अरब्स थे वो रिफ्यूजीज हो गए ना इसराइल के, तो दे हैड टू लुक आफ्टर देम आल्सो। तो ये एक इनके लिए अलग एक मुसीबत कह सकते हो गई, एक चैलेंज हो गया एक तरह से। और फिर ये जो अरब पीपल जो अब रिफ्यूजी थे वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहते थे, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे। और ऑब्वियसली इस वॉर के बाद एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हो गया एक तरह से अरब स्टेट्स के लिए, स्पेसिफिकली इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे नसीर के लिए बहुत बड़ा एक ह्यूमिलिएशन हो गया कि वो इतना चाह रहे थे कि इसराइल को हटा दे, क्रश इसराइल एंड ऑल दैट, दे स्टार्टेड दैट मूवमेंट, उन्होंने क्रश इसराइल मूवमेंट स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, कैंपेन स्टार्ट किया। बट फिर भी 6 दिन में, लिटरली 6 दिन में इसराइल ने सब कुछ कैप्चर कर लिया, उनके पूरे उस मोटिव को, जो कि क्रश इसराइल का मोटिव था, उसको खारिज कर दिया। तो ऑब्वियसली नशीर की प्रेस्टीज गई, अरब स्टेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हो गया। ठीक है, उसके बाद when the Day War ended, Moshe Dayan of Israel remarked that he was waiting for the phone of King Hussein to call because it was obvious that New Deal could be stuck and there would be an end of Arab-Israel problems. But the Arabs were extremely tenacious in their hatred for Israel. After the war, the Arabs had a post-war conference at Khartoum. In the Khartoum Resolution of September 1967, the Arabs decided what became known as the three numbers: no recognition of Israel, no peace with Israel, no negotiations with Israel. Israel did not know what to do with its victory in the war. In retrospect, the Six-Day War was seen as the last opportunity diplomatically, socially, economically and religiously. तो अब जो है इसराइल, एक मिनट, हाँ, तो मोशे डायन जो इसराइल के थे उन्हें लगा कि अब तो लाइक फॉर श्योर अब जो है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, मोशे डायन जो इसराइल के थे उन्हें लगा अब तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी इसराइल ने करा, ठीक है, जो अटैक करा अरब्स के ऊपर, अरब स्टेट्स के ऊपर 6 Day वॉर में,
इसके बाद अरब्स का पूरा मोटिव अब खत्म हो गया होगा एंड ऑब्वियसली जो किंग हुसैन है जो कि अरब के जस्ट अ मोमेंट व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग आई एम सो सॉरी जस्ट अ मोमेंट ओके ठीक है तो अब जो अरब के किंग हुसैन थे उन्होंने अब इनको लगा मोर्शिदाइन को कि वो तो अब डेफिनेटली पीस के लिए आएंगे और वो एक डील करेंगे इनके साथ इसराइल के साथ कि अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट है इसे हम खत्म करते हैं ठीक है बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अरब्स ने क्या किया अरब्स इवन आफ्टर द डिफीट अरब्स ने बोला कि नहीं एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा कहाँ पे खार टाउन में ठीक वहां पे रखा और उन्होंने कहा कि अब जो है हम 3 नंबर्स पे चलेंगे कि ना हम इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे ना हम इसराइल के साथ कोई पीस करेंगे और ना ही कोई नेगोशिएशन करेंगे तो तुम देख रहे हो इवन आफ्टर डिफीट अरब का जो इंटेंशन था तो ओवरथ्रो इसराइल एंड ओवरथ्रो देयर डिमांड वो जा ही नहीं रहा था लाइक अरब जितने बार डिफीट हो रहे थे फिर भी उन्होंने ये उनके मन में ये मोटिव था कि नहीं हम इसराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे ना ही हम इसराइल को पैलेस्टीन देंगे ठीक है हेलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है यौम किपुर वॉर 1973 में जो हुआ था और ये एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट वॉर है जो कि अरब और इसराइल के बीच में हुआ था एंड मैं इसके लिए भी यही कहूंगी कि आप इसे इग्नोर ना करें बिकॉज देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि ये भी एग्जाम में आ सकता है ठीक है तो जो 6 डे वॉर था अरब और इसराइल के बीच में जो हुआ था उसके बाद इसराइल की जो इन्फ्लुएंस थी वो 4 गुना और ज्यादा बढ़ चुकी थी ठीक है इजिप्ट ने 23,500 स्क्वायर माइल सिनिया पेनिनसुला का लूज कर दिया था गाजा स्ट्रिप भी उनके हाथ से जा चुका था जॉर्डन के हाथ से वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम जा चुका था सीरिया ने भी गोलन हाइट्स को लूज कर दिया था तो ये सब कुछ हो गया था तो इसका यही इम्पैक्ट पड़ता है कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अब हो गए थे उनकी इन्फ्लुएंस जो है 4 गुना और ज़्यादा उनका पावर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था ठीक है जो उसके बाद जो प्रेसिडेंट नसीर थे इजिप्ट के उनका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया और उनके बाद अनवर सदात वो बने प्रेसिडेंट इजिप्ट के और उन्होंने ये देखा कि ये वॉर एंड ऑल की वजह से इजिप्ट जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है ठीक है और अब जो है ये इसराइल के खिलाफ और ज़्यादा लड़ नहीं सकता क्योंकि इकोनॉमिकली ये बहुत वीक हो चुका है तो अनवर सदात ने फिर सोचा कि क्यों ना हम इसराइल के साथ एक पीस यू नो पीस फॉर्मेशन करें एक पीस प्रपोजल लेके जाए इसराइल की तरफ एंड इसराइल और हमारे बीच में मतलब इजिप्ट और इसराइल के बीच में एक पीस को लाए बट देन अनवर सदत ने ये भी देखा कि जो 6 डे वॉर है उसके बाद इसराइल पीस के लिए मान जाए ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इसराइल पीस के लिए नहीं मानने वाली है जो हुआ उसके बाद इट वॉज नॉट ईजी टू कन्विंस इसराइल कि अब जो है वो इजिप्ट के साथ पीस कर ले इसीलिए अनवर सदत ने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरा वॉर इसराइल के ऊपर करें अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो कम से कम ये इसराइल को ये कन्विंस तो कर देगा कि चलो पीस अब कर लेना चाहिए क्यों क्योंकि ऑब्वियसली वॉर जब भी होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साइड के लोग मरते हैं या एक साइड का इकोनॉमी कम होता है या एक साइड की आर्मी कम होती है दोनों साइड में ही दोनों साइड में ही जो है वेपन्स भी कम होते हैं लोग भी मरते हैं इकोनॉमी कैसे कम होती है क्योंकि वेपन्स और जो भी ये सारा कुछ है इस पे भी तो बहुत सारा लग रहा है ना पैसा तो दोनों साइड का ही होता है तो अगर इजिप्ट इसराइल पे अटैक करेगा तो इसराइल अब तो कन्विंस हो ही जाएगी कि पीस कर लेना चाहिए इसलिए अनवर सदत ने सोचा कि अब जो है हम उस पर अटैक करेंगे और अनवर सदत ने ना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कह सकते हो इतना टैक्टफुली उन्होंने क्या करा कि यूएसए के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन करने का सोचा ताकि जब वो वॉर करे अनवर जब इजिप्ट इसराइल पे वॉर करे तब पीस करने के लिए यूएसए भी सामने आ पाए तो उन्होंने क्या क्या किया सदत ने क्या किया 20,000 सोवियत एडवाइजर्स को इजिप्ट से यूएसए तक भेजा ताकि वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना सके फिर वही हुआ अक्टूबर 7 1973 में जब इसराइल के जो सोल्जर्स थे वहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता था होली फेस्टिवल जिसे कहते हैं जैसे ओनम होता है बिहू होता है और बहुत सारे ऐसे होली फेस्टिवल्स होते हैं ना तो वैसे एक योम किपुर फेस्टिवल्स था इसराइल के लोगों का जिसे डे ऑफ अटॉनमेंट भी कहते हैं तो अक्टूबर 1973 में सारे इसराइल के जो सोल्जर्स थे वो योम किपुर ही इस होली फेस्टिवल में ही
गए हुए थे और इस मौके का फायदा उठा के सदत ने क्या करा, सदत ने अक्टूबर 1973 में इसराइल के लोगों पे, इसराइल की आर्मी पे अटैक करा। ठीक है, ऑब्वियसली अब कैसे रेसिप्रोकेट करते इजरायली आर्मी, तो उनको थोड़ा टाइम लगा, बट इन्होंने फिर भी, इसराइल के लोगों ने, इसराइली आर्मी ने बैकलैश दिया, उन्हें वापस से बैक फायर किया और इवेंचुअली यूएसए आया और यूएसए के इंटरवेंशन के बाद दोनों के बीच में पीस हुआ। ठीक है, तो अब ये जो हुआ, इसके बाद यौम किपुर के बाद क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो फर्स्ट, इजरायली विक्ट्री केम एट द कॉस्ट ऑफ हेवी कैजुअलिटीज। पीपल सीवियरली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। ऑब्वियसली अब देखो, लोगों का काम है कि वो अगर कुछ भी अगर उनके कंट्री में खराब होता है तो वो गवर्नमेंट को दोष देंगे। ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नेचर है, ये साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमंस है। तो जब इजिप्ट ने इसराइल पे वॉर करा और इसराइली आर्मी जो थे वो यौम किपुर उस फेस्टिवल में गए हुए थे, वो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जब उन्होंने अटैक किया तो वो रेडी तो थे नहीं, इसराइली आर्मी रेडी तो थी नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों की मौत हुई, इसराइल की आर्मी में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। और इसराइली लोगों ने, मतलब जो ज्यूज थे, उन्होंने कहा कि इसराइली आर्मी बहुत ही निकम्मे हैं, वो वॉर के लिए प्रिपेयर नहीं थे, वो बस ऐसे ही कैजुअल थे एंड उन्होंने वॉर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग इसराइल के मारे गए, इसराइली आर्मी में बहुत सारे लोग मारे। ठीक है, in 1974 the Israeli Prime Minister Golda Meir stepped down. Dayan ended his career in disgrace. In 1977 election in Israel, the Labour Party was overthrown out of power for the first time in Israel's history. Menachem now became the new prime minister with a different outlook because there were terrible loss of manpower of over 2,000 dead, many times were wounded, and many times were wounded. Worst of all, the war did not solve anything except Israel's arrogance and self-confidence. ठीक है, तो जब लोगों के बीच में भी ये इजरायली आर्मी को लेके वो ये क्या कहते हैं, हेट्रेड सा आ गया कि भाई ये लोग तो प्रिपेयर ही नहीं है, हम लोग को क्या सेव करेंगे, ये हम लोग को क्या सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तो खुद ही प्रिपेयर नहीं होते वॉर के लिए। तो उस ये सब सुनने के बाद, ये सब होने के बाद बहुत सारे लोग मर गए थे। इजरायली आर्मी में बहुत सारे लोग मर गए थे, अराउंड, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि 2000 वेर डेड। ठीक है, 2000 लॉस ऑफ मैन पावर। सोचो अब कितना, मतलब व्हाट वेर दी impacts of that war. तो इसके बाद, ये सब सुनने के बाद, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे गोल्डा मेयर, उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया। वो हट गए कि भाई मेरे रहते रहते भी इतना कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, तो वो अपने पोजीशन से हट गए। फिर 1977 में एक इलेक्शन हुई थी इसराइल में, जिसमें लेबर पार्टी, जो कि इतने टाइम से रूल करे जाती, इसराइल में लेबर पार्टी का बोलबाला था, तो वो जो लेबर पार्टी था उसको लोगों ने पावर से हटा दिया कि भाई ये अपनी खुद की मदद तो करनी है, कर नहीं पा रहे, हमारी क्या मदद करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक नए प्राइम मिनिस्टर आए और अब जो इसराइल का जो आउटलुक था, उन्होंने, अब नए प्राइम मिनिस्टर आए तो ऑब्वियसली उनकी नीति जो होगी, उनका जो आउटलुक होगा, उनका किसी भी चीज को देखने का तरीका जो होगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो होगा, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो मेनाहेम became the new prime minister with a different outlook. सेकेंडली उसकी वजह से, और इस पूरे वॉर की वजह से क्या हुआ, जो इजिप्ट कह रही हूँ, इसराइल का जो एरोगेंस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं टूट गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मरे थे, राइट। तो इम्पैक्ट ऑफ दिस वॉर वाज दिस, द सेकेंड इम्पैक्ट वाज दैट कि ऑल्दो Egypt had again suffered military defeat, the initial Egyptian success greatly enhanced Sadat's prestige in the Middle East politics and gave him an opportunity to seek peace. In 1979, Egypt and Israel signed the first peace agreement. Very, very important, you guys. Very important. 1979 में इजिप्ट और इसराइल के बीच में पहला पीस अग्रीमेंट साइन हुआ। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज मार्क इट डाउन इन योर बुक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वॉर के बाद बेसिकली क्या हुआ कि इजिप्ट का जो डिफीट हुआ, मतलब इवेंचुअली इजिप्ट, ऑब्वियसली इजिप्ट की डिफीट होगी, मतलब इजिप्ट का जो भी आर्मी, उन्होंने जो भी इन्वेड किया था, दे वर इवेंचुअली डिफीटेड। ठीक है, उनकी हार हो गई। बट इनिशियली जब यौम किपुर में इजरायली आर्मी इन्वॉल्व थे और इजिप्ट ने इनके ऊपर अटैक करा, तो इनिशियल जो सक्सेस मिला था ना, तो जो पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है ना, उसमें सदत की जो
प्रेस्टीज है, जो इजिप्ट के उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनकी प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि इतना टैक्टफुली इन्होंने इस पूरे गेम को खेला, इतना टैक्टफुली इन्होंने अटैक कराया, और इवेंचुअली सदत चाहते थे कि पीस हो किसके बीच में, इजिप्ट और इसराइल के बीच में, और वो हो गया। तो उनका जो प्रेस्टीज था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। Thirdly, for Syria, the Yom Kippur was a great disaster. The unexpected Egyptian-Israeli ceasefire exposed Syria to military defeat. Thus, in 1979, Syria voted with other Arab states to expel Egypt from the Arab League. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि इजिप्शियन और इजरायली आर्मी के बीच में ये जो वॉर हुआ, इसकी वजह से जो सीरिया है उसको एक मिलिट्री डिफीट मिल गई। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया सीरिया के लिए। इसलिए सीरिया ने क्या किया 1979 में, उसने अलोंग विद द अदर अरब स्टेट्स, उसने इजिप्ट को अरब लीग, अरब का एक पूरा लीग था, है ना, कौन कौन था उसमें, सीरिया था, जॉर्डन था, इजिप्ट था, पूरे अरब लीग में। ठीक है, तो उसने क्या किया, सीरिया, सिंस सीरिया को एक हैवी लॉस हुआ, एक हैवी मिलिट्री डिफीट हुआ, क्योंकि सीरिया के लोग भी वहां थे उस इजिप्शियन आर्मी के साथ, वो भी सीरिया के लोग भी हेल्प कर रहे थे। तो सिंस सीरिया को एक हैवी डिफीट मिला, बिकॉज इवेंचुअली तो इजिप्ट हार ही गए थे ना, तो सीरिया के लोग भी, सीरिया की आर्मी भी काफी हद तक अफेक्ट हुई इस चीज से। तो इस वजह से अरब लीग में से सीरिया ने वोट करके इजिप्ट को बाहर कर दिया। Finally, the Arab oil-producing states tried to bring pressure on the USA and the other Western European states which were friendly to Israel by reducing oil supplies. This caused serious oil shortage in Europe. ठीक है, तो अब अरब, सिंस वी ऑल नो, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही ये चीज लिखा हुआ था कि अरब के पास ना बहुत मेजर ऑयल फील्ड्स थे। ठीक है, जो वो वेस्टर्न कंट्रीज को, पूरे यूरोप को सप्लाई करते थे। तो इवेंचुअली अरब ने क्या करा कि यूएसए के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि यूएसए तुम जो है इसराइल का सपोर्ट मत करो, इसराइल को पुश मत दो, एक पंप मत दो उनके जो भी मोटर्स है उसके लिए। तो अरब ने क्या करा कि अपना जो ऑयल जो वो दे रहे थे यूरोप में और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में, पूरे यूरोप में, उन्होंने उसे कट डाउन कर दिया, जो कि पूरे यूरोप, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में ऑयल का जो सप्लाई है, ऑयल का जो पूरा शॉर्टेज हो गया पूरे यूरोप में। ठीक है, ये भी एक टैक्टफुल कह सकते हो माइंडसेट था अरब का, एक टैक्टफुल स्टेप था अरब का। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कैंप डेविड एंड द इजिप्शियन इजरायली पीस 1978 टू 79। ठीक है, so there were a number of reasons which promoted both Egypt and Israel to start talks for peace treaty. ठीक है, तो हमने देख लिया इवेंचुअली, क्या देखा था हमने इधर, यहाँ पे जो हमने देखा था कि 1979 में इजिप्ट और इसराइल ने पहला पीस अग्रीमेंट साइन करा। तो ये पीस अग्रीमेंट साइन करने का रीजंस बहुत सारा था। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे, तो पहला तो रीजन यही था कि यौम किपुर का वॉर जो था, इसके बाद जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट सदत थे, उनको समझ आ गया कि अब जो है इसराइल जो है, उनका वैसे भी मोटिव जो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी गिर चुका है, एंड ऑब्वियसली वो अपनी आर्मी को और ज्यादा वॉर की तरफ पुश नहीं करेंगे। अपनी ही आर्मी को क्यों, मतलब अपने लोगों को क्यों मारेंगे वो, क्योंकि बहुत हैवी लॉस हुआ था ना इस वॉर के बाद। तो सदत वॉज 100% श्योर कि अब जो है पीस तो होने ही वाला है इजिप्ट और इसराइल के बीच में। ठीक है, जिसे यहाँ पे लिखा भी है, सदत बिकेम कन्विंस्ड दैट, यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस, सदत बिकेम कन्विंस्ड that Israel could not be destroyed by force, and it was a foolish thought to keep on wasting sources of Egypt in fruitless wars. इसलिए उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली यौम किपुर का वॉर करा और इसराइल के लोगों को, इसराइली आर्मी को मारा इनिशियली, बट इवेंचुअली खुद ही हार गए इजिप्ट, बट कोई नहीं, बहुत ही टैक्टफुल गेम था सदत का, और इवेंचुअली पीस करा ही लिया। उसके बाद, like Egypt, Israel also had a number of economic problems due to enormous defense expenditure and world recession. America also pressed Israel to settle their disputes with at least some of the Arab states. तो जैसे मैंने आप लोगों को ये यौम किपुर की वॉर के टाइम पे ही कहा कि ऐसा नहीं था, कोई भी अगर दो आर्मी लड़ रहे हैं, कोई भी दो कंट्रीज अगर लड़ रही है, तो चाहे जीते कोई भी या हारे कोई भी, डजेंट मैटर, बट जो हैवी कैजुअलिटीज होती है, जो बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, तो ये दोनों साइड ही आती है। किसी साइड थोड़ी ज्यादा आती होगी, किसी साइड थोड़ी कम आती होगी, बट आती दोनों साइड है, प्रॉब्लम दोनों साइड को ही होता है। तो इसराइल का जो 1948 से वॉर चलता आ रहा है, उसके बाद से इसराइल वॉर ही वॉर उसको फेस करना पड़ रहा है, कभी अरब स्टेट से, कभी 6 डे वॉर हो रहा है, कभी यौम किपुर वॉर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी स्पेस इशू हो रहा है।
वॉर तो हो ही रहा है कंटिन्यूअसली। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ इसराइल वॉर चल ही रहा है। तो इसराइल को भी बहुत सारा ऐसा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, और अमेरिका ने भी कहा था कि कब तक हम तुमको हेल्प करेंगे, यू हैव टू सेटल डाउन योर डिस्प्यूट्स। आपको अपने डिस्प्यूट्स जो भी आप जितने भी अरब स्टेट्स है, अगर सबके साथ नहीं तो कम से कम कुछ अरब स्टेट्स के साथ तो आपको अपने डिस्प्यूट्स कम करने होंगे, ऐसा। तो ऑब्वियसली ये एक अनदर रीजन था कि इजिप्ट फिर मान गई पीस प्रपोजल करने के लिए, सॉरी इसराइल मान गई पीस प्रपोजल करने के लिए इजिप्ट के साथ। उसके बाद द यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? जिमी कार्टर थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपने आंसर्स में ये कुछ ऐसे डिटेल्स मेंशन करते हो ना, तो आपके आंसर को ये बहुत ज़्यादा एक मिनट ऑर्नामेंटल बना देता है। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, और आपको इट हेल्प्स यू फेच मार्क्स। तो यूएस के प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे? जिमी कार्टर थे। उन्होंने फिर एज मैंने कहा भी कि यूएस को इंटरवीन करना पड़ा ताकि इजिप्ट और इसराइल के बीच में वो पीस प्रपोजल हो। तो जिमी कार्टर ने फिर इनिशिएटिव लिया कि इन दो कंट्री के बीच में, क्या कहते हैं, इसराइल के बीच में और इजिप्ट के बीच में एक पीस प्रपोजल हो। और वो कहाँ हुआ? वो हुआ कैंप डेविड नियर वॉशिंगटन। और ये कब हुआ? मार्च 1979 में इन दोनों के बीच में, इसराइल और इजिप्ट के बीच में पीस प्रपोजल साइन हुआ। जिमी कार्टर ने कराया कैंप डेविड नियर वॉशिंगटन, जो कि यूएस में ही एक जगह थी, ठीक है। वहां पे इन दोनों के बीच में वो पीस प्रपोजल साइन हुआ 1979 में। एक ट्रीटी साइन हुआ, और उस ट्रीटी के हिसाब से क्या मतलब, वही पीस ट्रीटी साइन हुआ जिसमें ये क्या क्या उसके उसके टर्म्स थे कि पहला, द स्टेट ऑफ वॉर बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल सिंस 1948 नाउ कम्स टू एन एंड। तो जो 1948 से कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी इजिप्ट और इसराइल के बीच में, वो अब खत्म होती है। इसराइल अग्री टू वेकेट सिनाई। सिनाई इजिप्ट का ही पार्ट था, जो कि सिक्स डे वॉर में ही इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। तो इसराइल ने अब अग्री कर लिया कि अब जो है मैं सिनाई को वैकेट कर दूंगा, अब मैं अपना वहां से अपनी आर्मी को हटा लूंगा, वहां से अपने जो भी मैंने वहां भेज रखे हैं अपने लोगों को, अपना वो इन्फ्लुएंस वहां से हटा लूंगा, अपना अथॉरिटी वहां से हटा लूंगा, ठीक है, एंड आई गिव इट बैक टू इजिप्ट। थर्ड क्या था? इजिप्ट Egypt agreed to remove blockade of Suez Canal and Gulf of Aqaba so that Israeli ships could use the Suez Canal. ठीक है, हमने देखा ही था कि सिक्स डे वॉर के टाइम पे ही ये स्वेज कैनल और गल्फ ऑफ अकाबा को इजिप्ट ने ब्लॉक कर दिया था, जो कि इसराइल के लिए एक एक चैनल है ताकि वो स्वेज कैनल को यूज कर सके, वहां पे अपने शिप्स को भेज सके, यूज कर सके। तो इजिप्ट ने फाइनली वो ब्लॉकेड वहां से हटा दिया। Fourth, Egypt promised not to attack Israel again and guaranteed to supply Israel oil from the recently opened wells of साउथ सिनाई। इजिप्ट ने प्रॉमिस करा इसराइल को कि हम जो है आप पे अब और अटैक नहीं करेंगे, और हम आपको ऑयल भी प्रोवाइड करेंगे। कहाँ से? साउथ सिनाई से, साउथर्न सिनाई से, ठीक है। Egypt worked on her own without the consent of the Arab League. Sadat knew very well that the Syria and Jordan had no capacity to fight with Israel. Sudan, Morocco, and Oman supported Egypt from the very beginning. Anwar Sadat was strongly condemned for this accord. ऑब्वियसली अब अरब लीग जो है वो तो मतलब इतने ज्यादा डिटरमाइंड थे कि नहीं, इसराइल को तो हेल्प ही नहीं करना है, इसराइल को तो मतलब ओवरथ्रो कर देना एंड ऑल दैट। तो इजिप्ट ने जो अनवर सदत थे, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये सारा कुछ जो करा, यौम किपुर वॉर से लेके ये कैंप डेविड अकॉर्ड, जो ये पीस प्रपोजल हुआ, ये सब उसने अपने दम पर करा, अपने आपके अपने मोटिव लाइक अपने ब्रेन को चला के करा, ठीक है। उन्होंने अरब लीग से कोई कंफर्मेशन या कोई बात नहीं करी कि हाँ आप मुझे बताओ कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अरब लीग के साथ रहे और इसराइल पे बार बार अटैक करेंगे करेंगे तो फिर उनकी ही लॉस होने वाले, क्योंकि सदत को ये अच्छे से पता था कि सीरिया और जॉर्डन के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इसराइल को डिफीट कर सके, ठीक है। सूडान, मोरक्को और ओमन, ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिसने सपोर्ट करा था इजिप्ट को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो इवेंचुअली पीस साइन हो गई, एंड यस, इट वाज द एंड टू इसराइल एंड इजिप्ट का कॉन्फ्लिक्ट। बट ऑब्वियसली अरब लीग वर रियली 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 एंग्री ऑन सदत कि उसने ये क्या करा। तो अब हम देखेंगे, विल मूव द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट अ मोमेंट। यस, so we will now move to the very last unit of this chapter, that is Israel PLO Oslo Peace Accord 1993, ठीक है। इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे।
So the Treaty of Camp David was condemned by the Palestine Liberation Organization or the PLO. Very very important, guys. um, Palestine Liberation Organization और PLO. ठीक है, इसका फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम पीएलओ पढ़ रहे हैं, बट पीएलओ है क्या? पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो जैसे ही मैंने कहा कि ये कैंप डेविड हो गया, पीस प्रपोजल हो गई, किसके किसके बीच में हुई? इसराइल और इजिप्ट के बीच में हो गई. तो ये ना, इसे ना पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम किया, मतलब खारिज करा कि नहीं, हम ये नहीं मानते. और मोस्ट ऑफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? अरब का ही एक लीग था जो बेसिकली पैलेस्टीन को इसराइल से, मतलब वापस लेना चाहते थे. इसराइल जो वहाँ पे आ चुके थे पैलेस्टीन पे, उनसे वो पैलेस्टीन को हटाना चाहते थे, पैलेस्टीन को इसराइली लोगों से आज़ादी देना चाहते थे. इट वॉज बेसिकली अ लीग ऑफ द अरब्स ओनली. तो मैंने जैसे आपको अभी कहा कि ऑब्वियसली ये पीस प्रपोजल इजिप्ट और इसराइल के बीच में हो गया, बट डेफिनेटली अरब्स डिड नॉट लाइक इट. तो मोस्ट ऑफ द अरब स्टेट्स एक्सेप्ट सुदान मोरक्को और वहाँ पे मैंने ओमन भी कहा था, दे एक्चुअली सपोर्टेड इजिप्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बट मोस्ट ऑफ द अरब स्टेट्स जो थे, उन्होंने ये चीज़ को, उनको बहुत गुस्सा आया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इजिप्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था. ठीक है. वर्ल्ड ओपिनियन वेंट अगेंस्ट Israel. But still, America continued to play an active role in promoting peace and permanent settlement in the area. The other Arabian countries were against the Camp David Accord. ठीक है. तो बेसिकली अरब्स वेर टोटली अगेंस्ट दिस अकॉर्ड जो हुआ था, दिस पीस प्रपोजल जो हुआ था, पीस ट्रीटी जो हुआ था इजिप्ट और इसराइल के बीच में. बट अमेरिका जो है वो अभी भी, अमेरिका का यही इंटेंशन था कि नहीं, मुझे पीस लाना है, मुझे एक परमानेंट सेटलमेंट देना होगा अरब और इसराइल के बीच में. ठीक है. अमेरिकन अटेम्प्ट, मैं इसको हटा दूं पहले. American attempt to make a peace settlement was threatened when President Anwar Sadat of Egypt was assassinated by some extremist Muslim soldiers while he was watching a military parade in October 1981. They believed that he had betrayed the Arabs, but Sadat's successor, Hosni Mubarak, declared that he would continue the Camp David agreement. For most of the 1980s. The Arab-Israel feud was overshadowed by the Iran-Iraq war. The situation changed when a new government came to power in Israel after the election of June 1992. The new Israel Prime Minister, Yitzhak Rabin, was prepared to make concession for a lasting peace. On the other side, the PLO leader Yasser Arafat also responded to this call. चलो फाइनली हो गया, पीस हो गया अरब और इसराइल के बीच में. तो क्या हुआ? तो अब अरब्स जो थे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अरब्स जो थे वो बहुत इमोशनल और बहुत ही वायलेंट थे. ठीक है, बहुत इमोशनल और बहुत वायलेंट. तो अमेरिका जो चाहती थी, अमेरिका जो थी वो चाहती थी कि अरब और इसराइल के बीच में एक सेटलमेंट हो जाए, उनके बीच में पीस हो जाए, कोई और वॉर ना हो. तो ये सब हो ही रहा था, अमेरिका ये सब कह ही रही थी. उसके बीच में क्या हुआ कि जो अनवर सदत थे, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उसे किसी अरब के किसी एक ग्रुप ने मार दिया. कुछ एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स थे, मुस्लिम सोल्जर्स, उन्होंने इसे मार दिया. वो अरब के ही थे, उन्होंने इसे मार दिया. उन्होंने कहा कि इसने जो है बिट्रे करा है अरब की आर्मी को, अरब के लोगों को बिट्रे किया है, ये पीस साइन करके इसराइल के साथ इन्होंने बिट्रे किया, इसलिए उसे मार दिया उन्होंने. ठीक है. फिर सदत के बाद जो होस्नी मुबारक थे वो आए, वो बने प्रेसिडेंट इजिप्ट के. पर उन्होंने कहा कि मैं भी इस केप डेविड अग्रीमेंट को आगे लेके जाऊंगा, मैं अरब से नहीं डरता. आई विल नॉट listen to what Arab League is saying or Arab Army is saying. I'll do what Anwar Sadat had done. मैं इस पीस अग्रीमेंट को आगे लेके जाऊंगा. ठीक है. तो पूरे 1980s के दौरान पे अरब इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वो तो मतलब हो ही रहा था, बट उससे ज्यादा ये ईरान इराक के बीच में वॉर होने लगा था. ठीक है. द सिचुएशन चेंज. उसके बाद इसराइल का एक नया प्रेसिडेंट आता है जिसका नाम था यित्ज़हाक रबिन. वो 1992 में बनते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर. कहाँ के? इसराइल के. सॉरी, नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. और उन्होंने कहा कि चलो, अब उन्होंने भी एक पीस प्रपोजल रखा अरब्स के सामने कि चलो हम अपनी पीस कर लेते हैं, वॉर को ख़त्म करते हैं. तो अब जो यसीर अराफत थे पीएलओ के लीडर, उन्होंने भी कहा कि चलो कोई नहीं, अब ख़त्म ही करते हैं इस वॉर को और पीस कर ही लेते हैं. तो फाइनली उन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, अरब्स और इसराइल के बीच में पीस हो जाता है.
द ओस्लो पीस अकॉर्ड ऑफ सितंबर 1993 फाइनली। ठीक है, तो अब जो है फाइनली पीस होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन क्लॉजेस वेर लाइक दिस: इजराइल फॉर्मली रिकग्नाइज द पीएलओ। ठीक है, इसराइल ने व्हाट हैपेंड, इसराइल ने फाइनली रिकग्नाइज करा, जस्ट अ मोमेंट, इसराइल ने फाइनली रिकग्नाइज करा किसे, पीएलओ को, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकग्नाइज करा। पहले तो वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उन्होंने फिर भी रिकग्नाइज करा उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। पीएलओ ऑल्सो रिकग्नाइज इसराइल एंड प्रॉमिस टू गिव अप टेररिज्म। पीएलओ ने भी इसराइल को रिकग्नाइज किया कि हाँ ठीक है, इसराइल एक स्टेट है, हम मानते हैं। इसराइल भी मान गए कि ठीक है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसे वो डिग्निटी दे रहे हैं। और पीएलओ ने भी इसराइल को एज ए स्टेट कंसिडर कर लिया, और उन्होंने ये कहा कि अब हम टेररिज्म हटा देंगे, अब हम वॉर नहीं करेंगे, अब हम कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, Palestinians were to be given limited self-rule on the West Bank and part of the Gaza Strip, areas occupied by Israel since 1967 war. Israel troops would be withdrawn from these areas. तो इसराइल ने जो गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को कैप्चर कर रखा था, उसे इन्होंने, इसराइल ने लिबरेट कर दिया, वापस से अरब्स को दे दिया और कहा कि हम आपको सेल्फ रूल, एक लिमिटेड सेल्फ रूल, ऐसा भी नहीं कि फिर आपको पूरा सेल्फ रूल दे दे रहे हैं और आप फिर हमारे ऊपर फिर से आ जाएंगे अटैक करके, वैसा भी नहीं, तो हम आपको लिमिटेड सेल्फ रूल देंगे वेस्ट बैंक और जो गाजा स्ट्रिप के पार्ट के ऊपर। ठीक है, ये सब हो गया। तो ये बेसिकली कब हुआ था, सितंबर 1993 में। प्लीज मार्क दिस गाइस, सितंबर 1993 में फाइनली पीस हो गया अरब और इजराइल के बीच में, और इस पीस का नाम क्या था, ओस्लो पीस अकॉर्ड। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ द अकॉर्ड। ऑब्वियसली जब भी कोई अकॉर्ड होता है, कोई भी ट्रीटी साइन होती है, कोई भी पीस प्रपोजल होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी क्रिटिसिज्म जरूर, उसकी क्रिटिक्स जरूर होते हैं। आप लिटरेचर में भी देख लीजिए, कोई भी पोम्स हो, कोई भी स्टोरीज, नोवेल्स, व्हाटसोएवर, हर चीज के क्रिटिक्स जरूर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस अकॉर्ड का क्रिटिसिज्म क्या था, क्या हुआ इसकी क्रिटिसिज्म, किस लेवल पे क्रिटिसाइज करा लोगों ने, क्या करा, क्यों करा, ठीक है, वो देखेंगे अब हम। So, this step was welcomed by most of the leaders of the West of the world, but the extremist groups of both sides strongly opposed the agreement. A section of the PLO wanted a complete independent Palestine state. Israeli settlers on the West Bank were against all the concessions to the PLO. The moderate leaders, on the other hand, showed great courage and determination. Tra- um, Tragically, the Prime Minister Yitzhak Rabin was assassinated by a right-wing extremist on November 4, 1995. In the meantime, King Hussein of Jordan paid an official visit to Israel for the first time. The promised elections were held as expected. Yasser Arafat became the new Palestinian president. In the election of 1996, there was a change in Israeli politics. The new Israeli government denounced the previous policy as too soft towards Palestinians. This threw the whole process of peacemaking into doubt. बेसिकली क्या हुआ, ऑब्वियसली जब ये अकॉर्ड हुआ तो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जरूर होता है, यू नो, देयर इज ऑलवेज दिस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, और वो हर पार्टी का होता है एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जिसने कंडेम करा, जिसने कहा कि नहीं, हम ये अपोज कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को, ये पीस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड के, बोथ अरब और इसराइल, दोनों साइड के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंडेम करा कि नहीं, ये पीस नहीं हो सकता। फिर इसी सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर yitzhak रबिन जो थे, उनकी भी मौत हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। yitzhak रबिन कौन थे, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी किसी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ने असैसिनेट कर दिया, मार दिया, November 4। व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट अ मोमेंट, November 4, 1995। ठीक है, और इसी के बीच में किंग हुसैन जो थे, जो अरब के लीडर थे, वो आए, उन्होंने इसराइल को पहली बार विजिट करा, एंड उसके बाद इवेंचुअली जो यसीर अराफत थे, वो न्यू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट बन गए, और 1996 के इलेक्शन के बाद इसराइली पॉलिटिक्स में चेंज आया। क्यों आया, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मोमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In the election of 1996 there was a change.
तो 1996 के इलेक्शन में क्या हुआ, एक चेंज आया इजरायली पॉलिटिक्स में। और अब जो न्यू इजरायली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो प्रीवियस पॉलिसी जो इसराइल की थी कि उन्होंने पीस कर लिया अरब्स के साथ, उसको कहा कि वो बहुत सॉफ्ट है, इट्स टू सॉफ्ट टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियंस, टुवर्ड्स द अरब्स। तो ये जो पूरा पीस हुआ था दोनों के बीच में, ये पूरी पीस प्रोसेस अब डाउट में आ गई। ठीक है, विद दिस द चैप्टर कम्स टू एन एंड। ओके, तो खत्म होता है ये चैप्टर, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट, अरब इजरायली वॉर। I hope you liked it. If you liked it, do like, share, subscribe, and share it. Please share with your friends and write down in the comments what next chapters or what are the other topics you would like me to cover. And press the bell icon for further updates. Till then, have a good day. Bye bye.